तो हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा पुनः एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्ले विद साइंस के एक और इस शानदार और लाजवाब वीडियो में, जिसमें हम नए एक अध्याय नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप में भी नया उमंग नया जोश होगा शायद, और वो जोश बनाए रखिए क्योंकि ये चैप्टर भी उन्हीं चैप्टर की तरह हम कॉन्सेप्ट और लॉजिक से पढ़ने वाले। इनके क्वेश्चन भी आगे मस्त मस्त हैं, वो भी करेंगे हम, ठीक है। तो बस ये जोश आप बनाए रखिए। चैप्टर का नाम क्या है आपको थंबनेल में आपने देख लिया होगा, नाम है कर्वेचर अर्थात वक्रता। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें भी वैसे कॉन्सेप्ट बेसिक हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले पर उससे पहले आपको मेरे पीछे एक लाइन दिख रही होगी, वो पढ़ते हैं। क्या लाइन है? लाइन ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या तात्पर्य है इसका? मेहनत, आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो पहले तो, है ना, साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो मेहनत की खामोशी और सफलता का शोर, मेहनत की खामोशी और सफलता का शोर आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? मेहनत की खामोशी जितनी आप ज्यादा, मेहनत की खामोशी जितनी कम होगी ना, मतलब खामोशी जितनी कम होगी ना, सफलता का शोर उतना ही ज्यादा होगा। चोर निकल गया। सफलता का शोर उतना ही ज्यादा होगा। क्या आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरएएस बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे साथ में, तो आप खामोश हो अभी तो, ठीक है, अभी किसी को नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हो, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत, एकदम खामोशी। पर आपको जब सफलता मिलेगी ना, तो उसका शोर पूरी दुनिया को पता चलेगा, ठीक है, पूरी दुनिया को भी नहीं तो आपके मोहल्ले में तो पता चलेगा ही। तो इस मोटिवेशनल लाइन के बाद हम शुरुआत करते हैं अपने अध्याय की, जिसका नाम है यूनिट 1 में यह नाम है वक्रता अर्थात कर्वेचर। तो ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक तरीके से, वही है बस। अब देखो, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। अब स्टार्ट हो चुका है लेक्चर, वीडियो के एंड तक बने रहिए और मौज कीजिए बस। कोई कर्व खींचा मैंने, ऐसे कर्व खींच दिया, ठीक है, अच्छे से खींचा है, बढ़िया खींचा गया है, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने ले लिया रेड पेन लाइन, ठीक है, और हमने ऐसे इसके ऊपर टेंजेंट खींच दी, किसी बिंदु से गुजर रही है, और ऐसे करके हमने क्या खींच दिया, एक टेंजेंट खींच दिया, किसी पॉइंट से ये आ रही है, और एक और टेंजेंट खींच देते हैं जो इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके, कि हमने कोई कर्व खींचा, एक टेंजेंट इस पॉइंट से जा रही है, एक टेंजेंट इस पॉइंट से जा रही है, मतलब स्पर्शज्या, ओके। इतना समझ में आ गया ना। अब इसे थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए, क्लियरिटी बढ़े थोड़ी आपकी। ये हमने टेंजेंट खींच दी, और मेरे हिसाब से ये डायग्राम आपका थोड़ा बहुत देखा हुआ है, कौन से पिछले चैप्टर डिफरेंशियल ऑफ एन आर्क में, जिसमें हमने क्या किया था, ये एंगल जो है ना, ये एंगल ऐसे, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने ध्रुवांतर रेखा मानी थी, याद है क्या आपको, और इससे हमने स्पर्श रेखा मानी थी। अब इसमें हम दोनों को स्पर्श रेखा मान रहे, और ये कोण कौन सा था, ये कोण उसमें भी साई था और इसमें भी कसा, इन मतलब साई है, सॉरी, ओके, समझ में आ गया ना इतना। अब इसमें आगे क्या कर रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा था पूरा कर्व के पीछे पीछे का कर्व के पीछे पीछे की बातें उसमें हमने देखी थी। इसमें हमें कर्व के ऊपर ऊपर की बातें देखनी है। कैसे? अब देखिए, ये ले लेते हैं व्हाइट, और ये जो पॉइंट है ना, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक लंब खींच देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये जो है इसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसे खींच देते हैं। समझ में आ गया क्या? क्या किया हमने, ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q, ये P है और ये है Q। हमने यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लंब खींचा, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर खींचा। समझ में आ गया इतना? इसे भी थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं जिससे आपकी और क्लियरिटी हो, ठीक है। ये है, और इसे हम मान लेते हैं कोई एन पॉइंट, जहां पे ये दोनों लंब आपस में मिले, जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये आपस में मिले, उसे क्या मान लेते हैं हम, एन पॉइंट, ओके। भैया इतना भी समझ में आ गया। अब आगे क्या, आगे करते हैं काम। अब ये मान लो कोई सी पॉइंट है, सी पॉइंट में ऐसे नहीं दे रहा, इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखो कैसे,
एक चीज आपको इन पॉइंट के अलावा एक और बात आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, वो क्या है? उसके लिए थोड़ा इस साइड लेना पड़ेगा इसे। और अब देखिए, मानना कि क्या मानना, क्या इमेजिन किया हमने कि ये जो Q वाला पॉइंट है ना, ये P की तरफ आ रहा है। Q वाला पॉइंट धीरे धीरे P की तरफ आ रहा है, ऐसे ट्वीन 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 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करके देखो, Q वाला पॉइंट P की तरफ आएगा, मतलब ऐसे आएगा, तो ये मतलब ऊपर वाला ऐसे नहीं बढ़ेगा क्या? N वाला पॉइंट C की तरफ नहीं जाएगा क्या? इमेजिन करके देखो, ऐसे से कुछ है, ठीक है, ऐसे कुछ है ना। तो ये मान लो Q पॉइंट है, और ये है P पॉइंट, और ये है N पॉइंट, ये है C पॉइंट। समझ में आ गया? अब ये Q वाला पॉइंट P की तरफ जैसे जैसे जाएगा, ये N वाला धीरे धीरे C की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? तो यही चीज यहाँ पे, Q वाला P की तरफ जाएगा, N वाला C की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो अब मतलब ऐसा सा कुछ होगा, ओके, ऐसा कुछ होगा ना। तो अब देखते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशंस है वो देखेंगे, और ये इसका आधारभूत है, बेसिक है। यहाँ पे ही शुरुआत होती है कर्वेचर की, वक्रता की। जहाँ पे ये चीज हो गई ना, वहां से शुरुआत हो गई किसकी? कर्वेचर की। और फिर उसके और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉजिक देखेंगे, जैसे क्या कार्टेशियन फॉर्म वाली चीज भी आएगी, पोलर फॉर्म, ये चीजें भी आएंगी इसमें आगे। तो वो भी आज की इस लेक्चर में पूरा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया लेक्चर होगा, इसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कवर ही होगी, मतलब कोशिश नहीं होगी, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब आपको समझ में आ जाए लैंग्वेज की थोड़ी बहुत ये बातें हैं, ठीक है। अभी इसे हम लैंग्वेज में लिखें तो आप इंग्लिश में भी बना लेना। मैं इंग्लिश और हिंदी को साथ में लेके चल रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। मैं लैंग्वेज जैसी लिखूंगा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले सोच रहे हैं कि ये क्या नाम लिख दिया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ वक्रता मतलब कर्वेचर, ठीक है। आगे देखिए, अब मानना, क्या मानना? लेट। मानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट। मानना Q पॉइंट Q पॉइंट P की तरफ बढ़ाने पर N पॉइंट N या फिर N पॉइंट भी लिख सकते हो, N पॉइंट C की तरफ अग्रसर होता है, C की तरफ बढ़ता है। ये बात समझ में आ गई ना कि क्या लिखा है मैंने? माना Q वाला पॉइंट है ना, वो P की तरफ बढ़ाते हैं, तो N वाला पॉइंट C की तरफ अपने आप ही चला जाता है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो C पॉइंट C, तो पॉइंट C P का एक एक शब्द ना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट C P पॉइंट का मतलब P का वक्रता केंद्र, अब इसका इंग्लिश में नाम मैं आपको बता दूंगा, वक्रता केंद्र होता है। यह है पहली डेफिनेशन। पहली हमारी जो चीज थी वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कर्वेचर और कर्वेचर सेंटर, ठीक है। ये इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, और भी नाम हो सकते हैं, कर्वेचर पॉइंट, इस तरीके से। तो क्या है? माना Q पॉइंट P की तरफ बढ़ रहा है, ओके, तो N वाला पॉइंट C पॉइंट की तरफ अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये जो C पॉइंट है ना, ये P पॉइंट का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र या फिर कर्वेचर सेंटर कहलाता है। किस तरीके से? क्योंकि ये सेंटर वाला पॉइंट होगा। ये अगर कर्व है, ये पूरा ऐसे घूम के ऐसे गोला ही तो बनाएगा, ऐसे कोई वर्त ही तो बनाएगा, सर्किल ही बनाएगा। तो ये C पॉइंट उसका केंद्र होगा, सेंटर होगा। चीज समझ में आ गई ना? एकदम लॉजिकल है। यहां से उत्पत्ति हुई, यहां से आविष्कार हुआ, यहां से जन्म हुआ किसका? वक्रता केंद्र का। ये हमने इसकी तरफ बढ़ाया। पिछले चैप्टर में इधर की बातें की थी हमने, इसमें इधर की बातें। Q पॉइंट को P की तरफ बढ़ाया तो N वाला पॉइंट C की तरफ बढ़ गया। ये जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करते ही हमें पता चल गया कि C जो पॉइंट मिलेगा वो इसका केंद्र ही होगा। इस पूरे वक्र का जो सर्किल बनेगा इसका केंद्र ही होगा। तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? वक्रता केंद्र या कर्वेचर सेंटर।
अगली डेफिनेशन की तरफ चलें तो अगली डेफिनेशन, ओके ठीक है, इसी चीज से अगली डेफिनेशन निकलेगी। मैं आपको 6-7 डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ऐसे मत सोचो इतनी डेफिनेशन, मजा आ जाएगा, मतलब उनमें लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। ये चीजें आप इसमें लिख लो। अब जो सीपी है, सीपी कौन सा, इसे हम एक साथ बोल रहे हैं सी से पी। सीपी को, सी को तो वक्रता केंद्र कहेंगे, और सीपी जो पूरी वो लाइन है उसे क्या कहेंगे, सीपी को कहेंगे वक्रता, वक्रता त्रिज्या। सीपी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसका भी इंग्लिश में नाम आपको बता देता हूं, एकदम सिंपल है यार, इंग्लिश में आपको खुद को ही पता चल जाता होगा। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मीन्स वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मीन्स क्या, कर्वेचर रेडियस, कर्वेचर रेडियस, ठीक है। अभी थोड़ा और खोज की कि उसे बोल देते, इसका नामकरण क्या कर देते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब आगे क्या, वक्रता कहां से आया वक्रता नाम, तो वो देख लेते हैं। सीपी का व्युत्क्रम, सीपी का इनडायरेक्ट मतलब सीपी का डेस कर दिया, 1/सीपी कर दिया, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वक्रता, तब उत्पत्ति हुई कर्वेचर की, ठीक है। तो देखिए ये तो सिंपल ही लैंग्वेज है। सीपी का व्युत्क्रम, जो वो लाइन है ना, सीपी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का हिंदी मीनिंग उल्टा, उल्टा तो आप समझ गए होंगे इंग्लिश वाले भी। सीपी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, सीपी का उल्टा क्या कहलाता है, 1/सीपी को ही क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं, वक्रता, ओके, वक्रता कहते हैं। यह आपकी तीसरी डेफिनेशन क्लियर, जो कि मेरे 3 चीजों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसे क्या कहेंगे, कर्वेचर, ओके। इतनी चीजें आपके क्लियर हो गई, तो अब चलते हैं चौथे नंबर पॉइंट पे। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, हमने क्या पढ़ लिया, केंद्र पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ ली और वक्रता पढ़ ली। अब एक और चीज, इसी के अंदर एक और चीज है, इसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर एक और चीज है, क्या, कि 1/Cp इज इक्वल टू रो। रो क्या होता है, रो वक्रता का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसे रो से दर्शाते हैं, रो से इसे वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वक्रता को रो से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे तो ये आप रो ध्यान में रखोगे कि रो से रिप्रेजेंट करते हैं किसे, वक्रता को। आगे चलते हैं, आगे क्या, अब करेंगे हम किसकी बात, वक्रता वृत्त की बात, वक्रता कर्वेचर सर्कल की बात, तो उसकी बात करते हैं। वक्र क्या थी इसकी डेफिनेशन यार, हाँ, यदि इफ सी को केंद्र मान के, सी को केंद्र मान के मतलब है ही सी तो केंद्र, सी को केंद्र मान के सीपी त्रिज्या, सीपी रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस, सीपी त्रिज्या मतलब रेडियस का वर्त या सर्किल, वक्रता सर्किल को ही क्या कहते हैं, कर्वेचर सर्किल कहते हैं, ठीक है, कोई वक्रता वर्त कहते हैं। एक और डेफिनेशन क्लियर है ना आपके, क्लियर है तो बोलो जय माता दी, ठीक है। वक्रता वर्त कर्वेचर सर्किल की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। क्या क्या हमने बता दिया अभी तक, एक तो बता दिया, पहला पॉइंट क्या था, वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर, ठीक है। दूसरा वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस। तीसरा वक्रता मतलब कर्वेचर। चौथा वक्रता वर्त मतलब कर्वेचर सर्किल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं
2 पॉइंट और बचे हैं शायद हमारे, या फिर एक ही बचा है। नेक्स्ट है, हाँ, सफेद पेन से वक्र पर पॉइंट P से अन्य मतलब दूसरे किसी अन्य बिंदु मतलब पॉइंट, अन्य पॉइंट वक्र मतलब कर्व पर पॉइंट P से अन्य पॉइंट से मिलने वाली रेखा, पॉइंट पर मिलने वाली रेखा मिलने वाली लाइन क्या कहलाती है हमारी? वक्र पर पॉइंट P से अन्य पॉइंट पर मिलने वाली रेखा कहलाती है कोड, कर्वेचर कोड या फिर वक्रता जीवा कहलाती है। ये एक और हमारी बात हो गई, ठीक है। एक और चीज की क्या कहते हैं इसे, ये एग्जाम में आपको पूछे नहीं जाएंगे पर आपका दिमाग खुल जाता है इससे। ये मैंने खुद से आपको किताब से उठा के बातें बताई हैं, ठीक है, डायरेक्ट किताब से, ये कोई नहीं बताता आपको। इसे क्या कहते हैं? वक्रता जीवा या फिर कर्वेचर कोड। ओके, ये इतनी बातें हमारी एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट बचा है? कोण वाला और बचा है, कोण वाला और देख लेते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा? कोण मतलब एंगल, एंगल को ही कहते हैं कोण। ओके, तो हाँ, वक्र पर किन्हीं दो बिंदुओं से, किन्हीं 2 पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट से बनने वाले कोण या एंगल को, कोण को क्या कहते हैं? वक्रता कोण या फिर कर्वेचर एंगल। वक्रता कोण या फिर कर्वेचर एंगल कहते हैं। समझ में आ गई ये बात भी आपकी? तो इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट भी क्लियर होते हैं, हमारे बेसिक भी क्लियर होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। आगे चलते हैं। अब रो का एक फॉर्मूला होता है, किसका? रो का, जिसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये पॉइंट अलग से लिखना। वक्रता त्रिज्या जो होती है, कर्वेचर रेडियस जो होती है, उसका एक अलग से पॉइंट होता है। रो इज इक्वल टू लिख लेना ब्रैकेट में कर्वेचर रेडियस। रो इज इक्वल टू, रो से तो इसे डिनोट करते हैं, और ds बाई डी साई। ओके, ds बाई डी साई। अब d का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। बेसिक और भी कॉन्सेप्ट अंदर डीपली ले जाके दिखाऊं तो मैं आपको, d का मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? देखिए जरा ध्यान से, रो इज इक्वल टू, डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? लिमिट अरे यार मिट जा, लिमिट सी टेंड्स टू 0, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? s बाई साई। क्योंकि लिमिट का मतलब तो यही है ना, डी का मतलब तो यही है कि कोई छोटी चीज। डिफरेंशिएशन मतलब कम करना, इंटीग्रेशन मतलब बढ़ाना, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पे डी है मतलब डिफरेंशिएशन करना, कम करना। तो लिमिट सी है वो 0 की तरफ जा रही है, डेज टू 0। ओके, ये हमें पता है।
डी का मतलब ये हो गया और एस बाई साई ऐसे का ऐसा आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी आगे और भी विस्तृत रूप से लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, वो देखिए रो इज इक्वल टू लिमिट सी टेंस टू 0 एंड एस का मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग है वक्र। वक्र कौन सा था, ये वक्र है ये पी क्यू। ओके, तो वक्र पी क्यू, एस का मतलब तो वक्र ही होता है, कर्व ही होता है, वक्र या कर्व पी क्यू, समझ गए। और डिवाइड बाई साई का मतलब स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण, स्पर्श रेखाओं के या फिर टेंजेंट, स्पर्श रेखा के मध्य का कोण। समझ में आ गया, मतलब इस फॉर्मूले को हमने खोल के लिख दिया, ये तो हमने और बेसिक में डीप में ले गए इसलिए ये बात आई, पर आपको ध्यान में तो क्या ही रखना है, ध्यान में तो आपको वो ही रखना है, क्या, ये चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, समझ गए। रो इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई, रो इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई। मजा आ रहा है ना, एकदम कॉन्सेप्ट से सारी चीजें होती है ना तो मजा ही और आता है। नोट्स आपको कोई नहीं लिखवाता कॉलेज के अंदर, कॉलेज के अंदर आपको नोट्स कोई नहीं लिखवाता, पर मैं तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे आपको देखो लॉजिकल कॉन्सेप्ट फुल नोट्स लिखवा रहा हूँ, और इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ बता के, ठीक है। ऐसी बातें जो आपको बस ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछता, पर एग्जाम में ऐसे ध्यान में रहती है ना सारी चीजें, तो कॉन्सेप्ट अलग ही लेवल का होता है, और हमसे कोई पूछ लेना तो हम बेधड़क जवाब से उसे बता सकते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश वाले भी इसी चीज को पढ़े, हिंदी में इतना तो आता ही है आपको, सीपी का उल्टा 1/cp को ही क्या कहते हैं, वक्रता। वक्रता एक ऐसा पॉइंट है जिसे इंग्लिश में आपको बताना जरूरी है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। समझ में आ गया, तो आप ये ऐसे पॉइंट लिखवाए हैं मैंने कॉमन, जो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने करवाई दिए, ये 6-7 पॉइंट, और ये एक डायग्राम बेसिक सा वो मैंने आपको करवाया है, बेसिक से और एकदम हाइपर लेवल तक हम ले जाएंगे आपको, ठीक है। इतना कर लिया, अब आगे चलते हैं विभिन्न रूपों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। विभिन्न रूप मतलब अलग अलग फॉर्म आपको पता ही है कौन कौन सी होता है, रूप यानी फॉर्म, और फॉर्म आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है और पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। पर यहाँ पे हमारे कार्टेशियन फॉर्म, इस टॉपिक में कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, ये दो फॉर्म ही काम में आएंगी। वो लिखते हैं विभिन्न रूपों में वक्रता त्रिज्या मतलब कर्वेचर रेडियस निकालना। कर्वेचर रेडियस को डिनोट इससे करते हैं, ठीक है, करते हैं। अब आगे पहला पॉइंट क्या है, कार्तीय रूप में अगर हो, अगर वक्र का समीकरण किस में हो, कार्तीय रूप में हो, कार्तीय रूप में हो, तब हम वक्रता त्रिज्या कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। थोड़ी यार राइटिंग गलत लिख दी मैंने, अच्छी लिखनी चाहिए, हेडिंग है ये तो मेन, कार्तीय रूप में हो, ओके। कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो, कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो उसकी हम वक्रता त्रिज्या कर्वेचर रेडियस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसका मस्त सा फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं भी लिखवाऊंगा, और सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो इसमें भी केस होंगे, केस में करवाता हूं आपको और भी डीप, ठीक है। केस 1 क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स हो अगर, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में तो यही होता है, f और x में, y और x में रिलेशन, ठीक है, यही होता है। और केस 2 क्या, केस 2 ये है कि x इज इक्वल टू एफ वाई हो, तो दो फॉर्मूले बनेंगे, एक से आपको दोनों याद हो जाएंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स रूप में कोई इक्वेशन आपको मिले कि फंक्शन तो हो x का और y इज इक्वल टू हो, समझ में आ गया, x उसमें वेरिएबल हो, इसमें y वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है कि रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई 1 प्लस फोन का नाम नहीं बता रहा मैं, डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है, कि पावर 3/2 और अपोन में d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही है ना।
जी हाँ, यही है, और यही है वो फॉर्मूला जो आपको याद करना है। और ट्रिक क्या है इसकी, 1 प्लस ये आपको याद रहेगा, dy बाई डी एक्स, वाई का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल का स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशियल और उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, न कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया। और इस ऊपर वाले की पावर 3/2 भी है साथ में। ऐसे का ऐसा हम नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे, बस x वाला ऊपर आ जाएगा, y वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू एफ वाई हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई, इस बार क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई की होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और अपॉन में d2x बाई डी वाई स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए। वैसे एक फॉर्मूला ही काम का है, पर आपको अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें x इज इक्वल टू एफ वाई हो, तो उसमें dx बाई डी वाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया तो बस मौज है आपके। कार्तीय रूप हो गया आपका ख से खत्म। ये फॉर्मूला भी आपको याद में रखना है और ये भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड वाला लेते हैं हम, पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर यदि इफ वक्र का समीकरण, मतलब कर्व का समीकरण, आप यार इंग्लिश में बना सकते हो, पर इंग्लिश वाले हिंदी वालों को तो इसमें लिखवाना पड़ता है। इफ वक्र का समीकरण किस में हो यार बताइए, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, ठीक है। यदि वक्र का समीकरण पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब प्राचलिक रूप, पता होगा सभी को, प्राचलिक रूप में हो, तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें भी गजब का ही फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू, रो तो होता ही होता है, ठीक है, रो ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा, रो इज इक्वल टू एक्स डेस की स्क्वायर, मतलब एक्स डेस में क्या बता रहा हूँ, डी एक्स बाई डी वाई। एक्स डेस का मतलब क्या है, डी एक्स बाई डी वाई। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता, इसलिए इसे शॉर्ट में ऐसे लिख दिया कि मतलब इसे एक्स डेस भी लिख सकते हैं, ओके, और एफ डेस वाई भी लिख सकते हैं, और डी एक्स बाई डी वाई भी लिख सकते हैं। इन तीनों फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, तो हमने एक्स डेस लिखा ताकि सरल तरीके से हम इसे लिख दें, प्लस वाई डेस का स्क्वायर अपॉन में एक्स डेस वाई डबल डेस प्लस वाई डेस एक्स डबल डेस, और इसकी शायद होल पावर 3/2 भी है। यस जी हाँ, इसकी होल पावर क्या है, 3/2 भी है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, गजब का फॉर्मूला है, मजेदार फॉर्मूला है कि पहले तो x का जो डिफरेंशियल है उसकी स्क्वायर कर दो, फिर y का जो डिफरेंशियल है उसकी स्क्वायर कर दो, कि होल पावर 3/2 कर दो, अपॉन में x का डिफरेंशियल y का डबल डिफरेंशियल प्लस y का डिफरेंशियल x का डबल डिफरेंशियल। इस प्रकार से हमें करना होता है। अब एक तीसरी और होती है, पर वो ज्यादा काम में आएगी नहीं, ज्यादा उससे क्वेश्चन आपको पुटअप भी नहीं होते हैं एग्जाम में, पर वो तीसरी फॉर्म भी काम की है, इसलिए देख लेते हैं उसे भी। क्या है तीसरी फॉर्म, ठीक है, यदि मतलब इफ वक्र मतलब कर्व का समीकरण मतलब इक्वेशन, इफ कर्व इक्वेशन किस में हो, एस का फंक्शन हो, एस का फलन हो। समझ में आ गया, एस का फलन हो तब क्या करेंगे, एस का फलन मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो अलग सी चीज आ गई यार, आज तक नहीं पढ़ी हुई, कि यदि इफ फंक्शन जो हो ना, फंक्शन वो हो इक्वेशन का समीकरण एस का फंक्शन हो, तो उसमें एस हो गया वेरिएबल, एस वेरिएबल हो गया, तो उसका कैसे करेंगे, उसका करेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से, सिंपल अंदाज से। उसमें 1 वाइट पेन, रीति रिवाज को भूलेंगे नहीं, 1 रो की स्क्वायर इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस, ऐसी है ना यार, हाँ अरे यार साई कहाँ से आ गया, dx बाई डी एस की होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस की होल स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला, बस थोड़ा सा चेंज है, डेल टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एस स्क्वायर की होल स्क्वायर। ऐसे मैंने करके बता दिया तो आपको और ज़्यादा ध्यान में रहेगा, समझ में आ गए। तो ये दो फॉर्मूले और है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये ज़्यादा आपके काम में नहीं आएगा, पर ये काम में आएगा।
ये बड़े क्वेश्चनों में आपके काम में आ जाता है, जिसमें आपको अक्स डेश निकालना होता है, वाई डेश, वाई डबल डेश, एक्स डबल डेश निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके फिर सॉल्यूशन निकालना होता है। समझ में आ गया आप सभी के? तो मेरे को लगा कि मेरे भी ध्यान में ऐसे ही था कि अभी वीडियो खत्म हो जाएगा, पर एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करवा देता हूँ और फिर कल क्या करेंगे, कल और क्वेश्चन करेंगे इसके। मजा आ रहा है ना? एक ही वीडियो में हमारी इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो रही है यार, इससे आगे हमें क्या चाहिए? एक ही वीडियो में बोलो, कोई परवाह ही नहीं है मेरे को। एस इज इक्वल टू ए लोग, वरना मैं ना और वीडियो बना के अपनी टीआरपी वो भी बढ़ा सकता हूँ, व्यूज बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पर मैं एक लेक्चर में आपका इतना सारा कवर कर रहा हूँ तो यार आपको लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है। वक्र कर्व एस इज इक्वल टू ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ये दे रखी है इक्वेशन हमें, ओके, के बिंदु एज एस साई पर वक्रता त्रिज्या बताओ। कर्वेचर कर्वेचर रेडियस बतानी है हमें पॉइंट एस साई पर, और इक्वेशन हमें ये दे रखी है किसी कर्व की। समझ में आ गया? पहले तो एक बात बता देता हूं, ये जो थी ना मैंने आपको बताया वक्रता त्रिज्या, इसे क्या बोलते हैं? इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं नेज समीकरण, नेज इक्वेशन। इंग्लिश में भी यही नाम है क्या? नेज इक्वेशन। ऐसे से कुछ लिखते हैं यार, वो जी लिखते हैं शायद, नेज इक्वेशन, इस नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये नाम भी, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले ऑप्शनल क्वेश्चन में कि नेज समीकरण इनमें से बताइए, इनसे मिलते कोई आपको 4 दे दे ऑप्शन, इसको टिक लगाना है ds बाई डी साई को, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारी बात मैं कवर कर दूंगा वीडियो में, एक भी बात छूटेगी नहीं, और फिर आप कंपैरिजन कर लेना जो आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं कि कितना अंतर है। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, क्या वापस लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू ए लॉग सेक साई प्लस टेन साई के बिंदु एस साई पर वक्रता त्रिज्या निकालनी है। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका हम साई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो इसका हम साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो डी एस बाई डी साई, और ए तो ऐसे का ऐसा, लोग का क्या हो जाएगा चेन रूल से, ये नीचे आ जाएगा सारा का सारा माल मसाला, सेक साई प्लस टेन साई। अब सेक साई प्लस टेन साई का भी करना पड़ेगा, तो इसे तो एक बार साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे कर देते हैं सेक साई और टेन साई का। तो सेक साई का तो क्या होगा, सेकक्स का होता है सेकक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक साई का सेक साई इंटू टेन साई, समझ में आ गया। प्लस टेन साई का होता है सेक स्क्वायर साई, इतना भी समझ में आ गया। यहां से हम सेक साई को कॉमन ले सकते हैं क्या दोनों से? जरूर, और ले लेते हैं। डी एस बाई डी साई क्या आ जाएगा हमारा, सेक साई को कॉमन ले लिया, ए इंटू सेक साई, अंदर क्या बचा टेन साई प्लस सेक साई। समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल है, बस साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना। वही हमें वक्रता त्रिज्या कर्वेचर रेडियस बताता है, और उसी बोलते हैं क्या, नेज इक्वेशन। तो अब नीचे क्या है, सेक साई प्लस टेन साई, चाहे इधर इसको इस तरफ लिख दो चाहे इसको इस तरफ, बात एक ही है। तो इससे ये कट जाएगा सिंपली, एंड क्या आ जाएगा, ये इससे कट गया पूरा का पूरा। क्या बचा फाइनली हमारे पास रिजल्ट जो बचा उसे लिख देते हैं, डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू ए सेक साई। यही है हमारा क्या, हीरो, और यही है हमारा आंसर, और यही है पूरे सॉल्यूशन का अंत और इस वीडियो का लेक्चर का, ठीक है। ए सेक साई मतलब यही है नेज समीकरण। अगर आपको इसका नेज समीकरण पूछ ले तो भी यही है नेज इक्वेशन, अगर आपको इसकी वक्रता त्रिज्या पूछ ले तो भी यही है, इसी के दो नाम ऐसे मान लो। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली है, यही हमारा क्या है, आंसर। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ठीक है, ये हमने क्या क्या किया इस वीडियो में वो देख लेते हैं। बहुत कुछ किया है यार हमने, हो भाई साहब पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वक्रता कर्वेचर, पहला ही लेक्चर इतना बड़ा होना, 10 होना तो मजा ही कुछ और होता है। पहले हमने इसका बेसिक देखा, डायग्राम बना के ऐसे क्यू इस तरफ जा रहा है तो ऐसे सी की तरफ चला जाएगा, ऐसे उसे क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। फिर सीपी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या मतलब कर्वेचर रेडियस। सीपी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा कहलाता है कर्वेचर, और 1/cp रो को दर्शाते हैं, रो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सी को आप केंद्र मान के पूरा खींचते हो तो उसे कहते हैं वक्रता
वर्त या फिर कर्वेचर सर्किल। और पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। और पॉइंट पी से अन्य पॉइंट को मिलाने वालों को कहते हैं वक्रता जीवा या फिर कर्वेचर कोड। समझ में आ गया। फिर आगे हमने पढ़ा कर्वेचर एंगल, तो वो साई जो है ना उसे ही कहते हैं कर्वेचर एंगल। रो इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई, ये होता है एक अच्छा सा फॉर्मूला साई के रिस्पेक्ट में एस किसी कर्व का डेरिवेटिव होता है। तो इससे नेज इक्वेशन भी कहते हैं वक्रता त्रिज्या को। और इसका ये विस्तृत रूप ऐसे आप बेसिक से पढ़ सकते हो, मजा आ जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। तो फिर हमने क्या इनके विभिन्न रूप देखे, फॉर्म देखे। कार्तीय रूप में हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म में, तो केस 1 ये लिया हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स का, केस 2 हमने लिया x इज इक्वल टू एफ वाई का। दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, बस डेरिवेटिव हमने अलग अलग के रिस्पेक्ट में किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ आवाज आ रही है ना, इफ वक्र का समीकरण पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, मतलब प्राचलिक रूप में हो, तो ये छोटा सा हेलो हेलो छोटा सा फॉर्मूला होता है एक्स डेस की स्क्वायर प्लस वाई डेस की स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डेस वाई डबल डेस प्लस वाई डेस एक्स डबल डेस, ये फॉर्मूला। और ये चीज़ है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है यदि एस का फंक्शन हो। फिर हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन किया बेसिक सा, जिसमें आपको मजा आ गया करने में। साई के रिस्पेक्ट में हमने पूरी इक्वेशन का कर दिया, और इसे ही नेज समीकरण, नेज इक्वेशन या फिर वक्रता त्रिज्या या फिर कर्वेचर रेडियस कहते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा। और वैसे आपको मेरे को भी थोड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि आपको मैंने इतना कॉन्सेप्ट बारीकी से बताया, सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। कर्वेचर है ना, मैंने उन लोगों को बताया इसलिए कि कर्वेचर होता क्या है, क्या टॉपिक होता है, कर्वेचर को किस तरीके से पढ़ा जाता है। वो एक दिन में पढ़ाते हैं कॉलेज में, कर्वेचर हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और वो भी थोड़ा सा पढ़ाते हैं, इसका ds बाई डी साई ये फॉर्मूला बता देते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं बताते। रो इज इक्वल टू ds बाई डी साई ये बताते हैं। और फॉर्मूला अब क्वेश्चन अपने आप लगा लेना, खुद कर लेना, ऐसे बोल देते हैं। पर मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, और लॉजिक और कॉन्सेप्ट इसमें अभी बच्चे हैं तो वो करवाऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।